हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन में देखा कि सॉल्यूशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है। और उसके बाद सेकेंड लेक्चर में देखा था बच्चों, लास्ट क्लास हमने, कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है ना, कितने टाइप्स का होता था वो भी हमने देखा। सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में बच्चों देखे हम लोग हेनरी लॉ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना। और उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। और हेनरी लॉ का हमने देखा एप्लीकेशन और उसका लिमिटेशंस के बारे में भी हमने पढ़ा बच्चों, है ना। अगर आपने लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर आपने यूट्यूब पे सर्च करो सॉल्यूशन बाय त्रिपुरारी सर, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे एजियोट्रॉप। तो मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और डिस्कस करते हैं अपन अब वेपर प्रेशर के बारे में। तो बच्चों, आप सोचो कि वेपर प्रेशर होता क्या है। एक बार सोचो, आप खुद से सोचो, नाम में छिपा हुआ आंसर वेपर प्रेशर। यानी बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि प्रेशर किसके द्वारा लग रहा है, वेपर के द्वारा। बट कैसे लगता है, कहाँ पे लगता है, क्या कंडीशन होता है, चलिए अपन वो डिस्कस करते हैं। तो वेपर बच्चा किस में देख बनेगा, एक बंद कंटेनर में बनेगा। अब पहला क्या करो समझने के लिए, मैं आपको क्या करता हूँ, एक क्लोज कंटेनर आपका लेता हूँ। ठीक है, क्लोज कंटेनर में लेता हूँ, कोई भी क्लोज कंटेनर। अब बच्चा पार्टी वेपर किसका बना हुआ है, कोई भी लिक्विड लोगे तब ना वेपर बनेगा जी। हाँ जी। तो अपने क्या करेंगे, इसमें कोई लिक्विड ले लो। अभी क्या करते हैं, कोई प्योर लिक्विड लेता हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं लेने का, पढ़ना सोल्यूशन का है। पहले समझने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी एक प्योर लिक्विड लेते हैं, मान लो पानी ले लीजिए। अब पानी का बेटा मॉलिक्यूल जो होता है NH2, वो आपस में बॉन्ड बना के रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बना के आपस के में ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल बन के होंगे इसमें। अब इस सरफेस लेयर हो गया, उसके नीचे भी एक लेयर होगा, उसके नीचे भी लेयर होगा, उसके नीचे भी लेयर होगा, ऐसे। और ये लेयर आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना के, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के सब जुड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे ऐसे सब जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। अब सुनो, आप जब इसको सप्लाई करोगे, आग, जब इसको आग जलाओगे बच्चा, इसमें हीट सप्लाई करोगे, जब इसको हीट मिलेगा ना इसको, तो सोचो क्या होने वाला है। हीट मिलेगा अगर, तो हीट दोगे आप, तो सुनो, हमने क्या किया, यहाँ पे हीट दिया। हीट दिया तो टेम्परेचर क्या हुआ बच्चा इसका, टेम्परेचर बढ़ा। अब टेम्परेचर बढ़ता है ना किसी भी चीज का, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी यानी उसका मोशन ऐसे 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 होने लगेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बच्चा, तो इसका बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड जो है ना आपस में जो बना के रखा है बॉन्ड, ये सब क्या हो जाएगा, आपस में ब्रेक हो जाएगा। अब बच्चा जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो आजाद हो गया। अब आजाद हो गया तो नीचे बैठा रहेगा क्या, सोचो जरा सा, नहीं बैठेगा भाई। ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे उड़न छू हो जाएगा भाई, ऐसे ऊपर जाएगा। ये गैसियस मॉलिक्यूल कहाँ चले गए, सबके सब कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। ऊपर चले गए, गैस का मॉलिक्यूल ऊपर चले गए। अब जो गैस का मॉलिक्यूल जो ऊपर जा रहा है ना, ऐसे 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 ऊपर जा रहा, पता है उसको क्या बोलते हैं। अगर बिलो द टेम्परेचर पे अगर हमारा गैस का लिक्विड का मॉलिक्यूल अगर गैस में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चा ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ऊपर टेम्परेचर ठंडा हो गया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर समझो आप। बारिश होता है ना जी, बारिश कैसे होता है, बारिश हुआ मान लो, तालाब नदी समुद्र से वेपर बना, ऊपर गया, ऊपर गया ठंडा हुआ, कंडेंस होगा। कंडेंस हुआ तो फिर से पानी बना, फिर से गिरा, फिर से ऊपर जाएगा वेपर बन के, फिर से गिरेगा। उसी तरह यहाँ भी होगा बच्चा। तो ऊपर में टेम्परेचर ठंडा है, ऊपर में क्या है, टेम्परेचर कम है। अगर टेम्परेचर कम है यानी कैनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इसका कम हो गया। कैनेटिक एनर्जी कम हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चा ये आपस में बॉन्ड बना लेगा, आपस में क्या कर लेगा, वो बॉन्ड बना लेगा। और फिर ये नीचे गिर जाएगा, लिक्विड बन के नीचे गिर जाएगा। तो नीचे जो गिर रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या अपन, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको जी, कंडेंसेशन। इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। तो बच्चा पार्टी यहाँ दो प्रोसेस हो रहा है, एक हो रहा है इवेपोरेशन और एक हो रहा है कंडेंसेशन। ये कब तक होगा, कैसा, कौन फास्ट हो रहा है, कौन स्लो होगा। स्टार्टिंग में टेम्परेचर दिए जा रहे थे, कंडेंसेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा। अब धीरे धीरे ऊपर का मॉलिक्यूल बढ़ गया, ऊपर मॉलिक्यूल बढ़ गया तो आपस में मिलने लगे, अब नीचे आने लगे तो कंडेंसेशन होगा। तो जब जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा उसको बोलते हैं टाइम इक्विलिब्रियम।
लिख दो एट इक्विलिब्रियम, EQULIBRIUM, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम यानी रेट बराबर हो जाएगा, यानी बोला जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन rate of evaporation is equal to rate of condensation is equal to rate of कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन होने वाला है। तो अब रेट बराबर हो गया, यानी कि मान लो ऊपर जा रहा है अगर 4 मॉलिक्यूल तो नीचे आ रहा है 4 मॉलिक्यूल, अगर 1 सेकंड में अगर ऊपर जा रहा है 10 मॉलिक्यूल तो 1 सेकंड में नीचे भी आएगा 10 मॉलिक्यूल। तो जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो उस समय पे ऊपर जितना नंबर ऑफ गैस होगा, मान लो ये ऊपर ये वाला गैस है विराजमान, ये वाला गैस विराजमान है, तो एट इक्विलिब्रियम पे ऊपर जितना भी गैस विराजमान है, मान लो ये वाला गैस विराजमान है, तो ये जो गैस है, ये गैस है तो हर जगह प्रेशर लगाएगा, इधर प्रेशर लगाएगा, इधर प्रेशर लगाएगा, तो कोई इधर प्रेशर लगाएगा, कोई नीचे भी प्रेशर लगाएगा ना बच्चा, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो जो नीचे लगता है ना प्रेशर, जो नीचे लगाएगा नहीं प्रेशर, ये नीचे पे लगाएगा प्रेशर, ऐसे नीचे लगाएगा, तो इसी को बोलते हैं अपन क्या, वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलते हैं बच्चा, वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझ में आया आपको वेपर प्रेशर क्या होता है। तो जब कोई वोलेटाइल लिक्विड का वेपर, वोलेटाइल लिक्विड कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल यानी कि जो इजिली गैस बना ले, जो इजिली इवेपोरेट हो जाए। समझ में आया। तो वेपर प्रेशर जो होता है, पहला चीज की वोलेटाइल सॉल्यूशन में और वोलेटाइल लिक्विड में होना चाहिए। और कब होता है तो आप लिखो, नोट डाउन करो, है ना, ये आप लोग लिख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बच्चा पार्टीशन में लिखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है भाई, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, जो प्रेशर लगा रहा था ऊपर वाला वेपर है ना, इज इक्वल टू प्रेशर इजर्टेड बाई, इज इक्वल टू प्रेशर exerted by the vapors, by the vapors, किसका वेपर भाई, ऑफ अ लिक्विड, किस पे, ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना, ओवर लिक्विड सरफेस, ओवर लिक्विड सरफेस, कब बच्चा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि आपको वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या था बच्चा, किसी वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है कि जो प्रेशर लगा रहा है ना वेपर, ऊपर जो वेपर है, तो जो प्रेशर लगा रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसी को बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर बोला जाता है। समझ में आया। अब बच्चा देखो, वेपर प्रेशर आपका जो लिक्विड का तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो बॉन्ड ज्यादा टूटेगा, तो ज्यादा ऊपर जाएगा मॉलिक्यूल। समझ में आया। यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ एटम ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है ना, ऊपर कितना नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल है उस पर डिपेंड करेगा भाई। समझ में आ रहा। तो बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट या नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अमाउंट मतलब क्या हो गया बच्चा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, गैस का कितना मोल है। अब गैस का मोल कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। यानी एक पॉइंट लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो। तो पॉइंट लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड नेवर चेंज, नेवर चेंज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट टेम्परेचर। क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर। यानी कि बच्चा लोग एक और पॉइंट लिख सकता हूं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का, किसका, टेम्परेचर का।
यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी ऊपर मॉलिक्यूल जाएगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा गैस तो यानी वेपर प्रेशर ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। इसका ग्राफ बच्चा कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ सिंपल सा है कि अगर मैं इधर टेम्परेचर ले लूं और अगर इधर वेपर प्रेशर ले लूं, तो अगर T1 टेम्परेचर पे अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ अगर वेपर होगा, जैसे कर्व के फॉर्म में ये वेपर ऊपर जाएगा, है ना, T2 टेम्परेचर पे वेपर ऊपर चला गया, ये T2 टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर कर्व के फॉर्म में बढ़ता है। समझ में आ रहा? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बच्चा, इक्विलिब्रियम पे होता है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर होता है। और हमने क्या क्या देखा कि वेपर प्रेशर जो डिपेंड होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। और किसी पे डिपेंड करता है क्या सर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बताया आपने, एक चीज और पे डिपेंड करेगा बच्चा, वो भी लिखो कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, सेकेंड पॉइंट लिख लो, वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, इसमें भाई सोचो, अरे जो आपस में लिक्विड के बीच में जो बॉन्डिंग है ना उस पर डिपेंड करेगा भाई। अगर बॉन्ड वीक होगा तो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है ना। डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, है ना, बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। समझाया क्या, लिक्विड मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है बच्चों। जैसे आप समझो, एक मेरे पास लिक्विड है, मान लो H2O, क्या है, एक लिक्विड मान लो H2O, एक मैंने लिया सॉल्यूशन, और इसमें अगर मान लो मैंने लिया H2O में, एक कंटेनर है, इसे मैंने लिया H2O, और एक और कंटेनर है जिससे हमने लिया बेंजीन, बेंजीन। तो बचा पार्टी, H2O में कौन सा बॉन्ड होता है जी, H2O में पता है क्या, H2O कैसे होता है, मान ली ए का मॉलिक्यूल होगा, ऐसे ऐसे बॉन्डिंग रहेगा आपस में, समझ में आ रहा है। इसका भी होगा बेंजीन, लेकिन इसमें जो होता है ना वंडरवाल फोर्स होता है, इसमें H बॉन्ड होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और बेंजीन में पता है ना आप लोगों को कौन सा बॉन्ड, वंडरवाल, वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स क्या होता है, वीक होता है किससे, H बॉन्ड से। यानी कि यहाँ जो बॉन्ड वीक है, यानी मॉलिक्यूल क्या रहेगा, बहुत दूर दूर रहेगा, मॉलिक्यूल क्या रहेगा, बहुत दूर दूर रहेगा। अब समझो, जब आप इसको हीट सप्लाई करते हो, H बॉन्ड पता है ना क्या होता है, हाँ जी, H बॉन्ड होता है कि एक मॉलिक्यूल है, या तो F हो सकता है, या O हो सकता है, N हो सकता है, इसके साथ जुड़ा हो क्या चीज, H। और H बॉन्ड बनाए या तो F के साथ, या O के साथ, या N के साथ, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एग्जांपल देखो, H2O है, HOH, ये दूसरा ऑक्सीजन है, HOH। देखो यहाँ पे, अभी मैंने जो बोला, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन बताया किससे जुड़ा है, FON, किसी से जुड़ा होता है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर उधर अट्रैक्ट होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस पे पाया जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। अब सेम ऑक्सीजन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये एच, इस मॉलिक्यूल का ओ, दिख रहा है ना, दो अपोजिट चार्जेज, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब इसी का नाम होता है बच्चा क्या, एच। बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड याद रखना कैसे बनता है एच बॉन्ड। एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वंडर वाल हो गया, समझ में आ रहा क्या। या नहीं बच्चा पार्टी, आप लोग लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर, आप लोग लिख लो कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक पॉइंट लिखो कि वेपर प्रेशर जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है
इंटर मोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर होता है। यानी कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना जी। H2O में बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है, तो लेट से टूटेगा, लेट से टूटेगा तो ऊपर अमाउंट क्या रहेगा, गैस कम रहेगा। कि जल्दी जल्दी टूट जाएगा तो ऊपर अमाउंट ऑफ गैस क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। यानी कि अगर वेपर प्रेशर की बात करेंगे अगर हम, ये तो बॉन्ड का था, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इसका। अगर बॉन्ड ए वाला स्ट्रांग है, एच बॉन्ड क्या स्ट्रांग था, ये देखो मैं सिंबल दिया यहाँ पे, स्ट्रांग था किससे, वंडरवाल फोर्स से। लेकिन जिसका ज्यादा रहेगा वो इंटरमोलिकुलर फोर्स से, बताया मैंने, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे, ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, यस। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा पार्टी इसमें, कि अगर आपके पास वाटर है, इथेनॉल है और ईथर है, वाटर है, इथेनॉल है और ईथर है, उससे बताइए कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, है ना। मैं डिस्कस करता हूं आपसे अभी कि क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन ये है बच्चा पार्टी में जो बोल रहा हूं, लिखो क्वेश्चन लिखो, कि अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन लिखो, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका बच्चा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ किसका किसका, पानी है, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, एंड कोई भी ईथर मॉलिक्यूल दिया हुआ है। मान लो ईथर दिया हुआ है आपका, मिथॉक्सी मीथेन मान लो, CH3O ये दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर क्या रखना है, सेम रखना है, एट, तीनों में टेम्परेचर क्या है, सेम है, सेम। चलिए बताइए जरा किसका अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। करो करो करो, कैसे करोगे बच्चा पार्टी, देखो H2O जो होता है, HOH, दूसरा मॉलिक्यूल H2O होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चा, यहाँ पे H बॉन्ड, H बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बना है यहाँ पे, H बॉन्ड बना, वाटर हो गया है। ये क्या लिया मैंने, वाटर। अगर आपने इथेनॉल लेते हो तो क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, दैट इज इथेनॉल। अब इथेनॉल में देखोगे तो दूसरा मॉलिक्यूल का भी ऐसे होगा, O, यहाँ भी क्या बनने वाला है, यहाँ भी क्या बनने वाला है, H बॉन्ड बनने वाला है, समझ में आ रहा। अच्छा ईथर क्या होता है भाई, CH3O, इसमें तो H ही नहीं है ना, ऑक्सीजन से लगा है क्या H, डायरेक्टली नहीं लगा है, तो उसमें तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, उसमें कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ईथर में, ईथर में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, वंडरवाल। दिख रहा है ना, सबसे कम हो गया वंडरवाल, सबसे कम हो गया फोर्स में। अब देखो इथेनॉल में कौन सा फोर्स रहेगा, सोचो। ये देखो ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली किससे जुड़ा है, H से जुड़ा है, इधर भी ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, H से जुड़ा हुआ है। ये जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा बॉन्ड है, ए कौन सा बॉन्ड है, ये भी H बॉन्ड है। अरे सर ये तो घपला हो गया, यहाँ भी H बॉन्ड हो गया, और वाटर में भी H बॉन्ड था, वाटर में भी क्या था बच्चों, ऐसे H था, ये वाला H बॉन्ड बन रहा था। तो सर यहाँ पे कौन सा H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका वाला इसका वाला, अपने आपको मैंने कल पढ़ाया था सॉल्युबिलिटी लिक्विड एंड लिक्विड वाले में टॉपिक में, क्या बताया था भाई, याद है, कि अगर ये आर ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा, या हाइड्रोकार्बन का है ना आर ग्रुप, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसको नफरत है पानी से, ये नहीं चाहता कि तुम बॉन्ड बनाओ। ये मॉलिक्यूल, ये देखो ये अल्कोहल है पूरा, यहाँ से लेके एक मॉलिक्यूल ये दूसरे के साथ एच बॉन्ड बना रहा। अब इस C2H5 को नहीं पसंद है कि तुम उसके साथ बॉन्ड बनाओ, तो ये आर ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एच बॉन्ड कम होता है, पता है ना। यानी कि अगर यहाँ देखोगे, अगर इसको मैं बोलूं A,
अलग अलग लिखा ही हुआ है। तो सबसे ज्यादा किसमें फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें लग रहा है जी? वाटर में। फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें लग रहा है बच्चा? वाटर में लग रहा। यानी सबसे कम किसमें होगा वेपर प्रेशर? वाटर में होगा। और इसका क्या हो गया सबसे ज्यादा, इस सबसे वीक फोर्स है सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं वेपर प्रेशर बात करूं, सबसे पहले क्या होगा? ईथर का होगा। ईथर के बाद इसमें कम लग रहा है यानी इथेनॉल का होगा। उसके बाद क्या आने वाला है? वाटर आने। समझ में आया बच्चा? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बॉन्डिंग पता होना चाहिए यहाँ पे। अब बच्चा पार्टी क्या करने वाले हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्योर सॉल्वेंट का ना वेपर प्रेशर। अब इसमें थोड़ा खिचड़ी पकाने वाले हैं हम लोग। अब खिचड़ी कैसे पकाएंगे? इसमें कोई चीज अपन ऐड करने वाले हैं। अब क्या ऐड करने वाले हैं बच्चा? इसमें ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड करेंगे बच्चा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने वाले हैं, ठीक है। याद रखना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? ऐसा सॉल्यूट जो इजिली इवेपोरेट नहीं होते हैं। इजिली इवेपोरेट नहीं होते। किसमें ऐड कर रहे हो? प्योर सॉल्वेंट ए में। चलो डायग्राम से समझते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर था, मेरे पास एक कंटेनर था भाई, दिया ही हुआ था पहले से कंटेनर। दिस इज आवर कंटेनर। इसमें पहले से क्या विराजमान है भाई? प्योर सॉल्वेंट ए विराजमान है। तो भाई प्योर सॉल्वेंट ए विराजमान है। चलो ए को दिखा देते हैं अपन, है ना, येलो कलर से मान लो ए ए ए ए ए। तो ये क्या है? ए प्योर सॉल्वेंट। अभी क्या अकेला है? प्योर सॉल्वेंट जो है यहाँ पे H2O लिया गया है लिक्विड स्टेट में। तो इसका अगर वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं पी नोट ए से। प्योर फॉर्म में क्या करते हैं? पी नोट लगा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इसमें आप ऐड कर रहे हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड कर रहे हैं बच्चा पार्टी? इसमें ऐड कर रहे हो आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो व्हेन वी एडेड द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट on this solvent, on this solvent, this is known volatile solute, जिसका नाम ले लो बच्चा, मान लो बी ऐड किया। तो अब सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूशन पता है यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली हर जगह होता है। यानी कि ऊपर सरफेस में भी, ऊपर सरफेस में भी क्या होने वाला है बच्चा? इस ए की जगह पे बी आ जाएगा, इस ए की जगह पे बी आ जाएगा। यानी अब बी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे सरफेस में ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, ए भी रहेगा और बी भी रहने वाला, ठीक है। अब सोचो कि पहले जब प्योर फॉर्म था तो ए कितना ऊपर जा रहा था? 6 मॉलिक्यूल। अब बी आ गया है, बी तो ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि बी क्या है? नॉन वोलेटाइल है। तो अभी सॉल्यूशन में वेपर कौन बनेगा? अगर मान लो इसको आप हीट देते हो, हीट देते हो तो ऊपर कौन जाएगा? ओनली ए जाएगा ना भाई। ऊपर कौन जाने वाला है? ए जाने वाला है। ऊपर क्या जाने? ए। पहले 6 मॉलिक्यूल होता, अभी 3 मॉलिक्यूल है। यानी सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है क्या आप लोगों को? बताइए जी। हाँ जी बोलिए। यस, बहुत बढ़िया। तो बच्चे यहाँ पे न जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो लिख लो, या पॉइंट लिखो लेट। हमने जो माना ना पी नोट ए, उसको लिख लो कि लेट जो पी नोट ए है ना, जो पी नोट ए है, इसको क्या माना? वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब ओनली और ओनली सॉल्वेंट था तब। अच्छा अब बताओ इस सॉल्यूशन में वेपर, इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसकी वजह से? ओनली एक वजह से ही है ना, क्योंकि बी तो गया नहीं ऊपर। तो इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसकी वजह से? एक की वजह से। तो उसको लिखेंगे पी ए, सॉल्यूशन वाले का लिखेंगे पी ए, क्योंकि ए की वजह से, अगर बी की वजह से भी होता तो पी ए प्लस पी भी करते हैं अपन। ओनली एक वजह से तो पी ए बोलेंगे। पी ए मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ड्यू टू द ए है इसलिए नाम पड़ गया पी ए। समझ में आ रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब मान सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में ले सकते हो। अब बताओ यहाँ पी नोट ए ज्यादा होता कि पी ए ज्यादा होता? पी नोट ए यानी कि 6 मॉलिक्यूल बताता, पी ए क्या बताएगा? 3 मॉलिक्यूल बता रहा। यानी हम देख सकते हैं कि पी नोट ए जो है ज्यादा था पी ए से। यही कंडीशन याद रखना है बच्चा। When we added the non-volatile solute in a pure solvent A, then the vapor pressure is decreases.
वेपर प्रेशर क्या हो गया बच्चा, डिक्रीज हो गया, पहले ज्यादा था अभी कम हो गया। यानी कि अगर पानी में जो वेपर प्रेशर लग रहा है, अभी जो वेपर बना रहा है, जो प्रेशर लगाएगा, उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो, यूरिया ऐड कर दो, शुगर ऐड कर दो, तो अब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको ये चीजें? हाँ जी, बताया जाए। तो बच्चे हमने अभी तक डिस्कस किया है ना, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट ए। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर लो आप लोग यहाँ तक। चलिए नोट डाउन कीजिए। हो गया बच्चे? तो जो वेपर प्रेशर निकालने का जो तरीका है ना, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉल्स लॉ। अब हम लोग टॉपिक के अंदर घुसते हैं, सेकंड टॉपिक के अंदर, रॉल्स लॉ के अंदर। वो पढ़ने के बाद अपन पढ़ाऊंगा कि अगर आप सर, आप लोग के मन में डाउट होगा बच्चों कि अगर सर नॉन वोलेटाइल की जगह पे अगर हम वोलेटाइल ऐड करें तो क्या होगा? हाँ, होगा भाई, दो केस बनेगा यहाँ पे, पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन, दो चीज होने वाला है ना। तो उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर निकालना किसी भी लिक्विड का या किसी भी सॉल्यूशन का। और किसने ना सबसे पहले निकालना सिखाया था बच्चा? रॉल्स लॉ ने, है ना। किसने? रॉल्स लॉ ने। तो चलिए टॉपिक डालते हैं अपन अब, रॉल्स लॉ। ठीक है। अब बच्चे रॉल्स लॉ किसने दिया था? एक साइंटिस्ट का नाम लिख लो आप लोग, है ना, फ्रैंकोइस मैरी रॉल्ट, FRANCOIS मेरी रॉल्स, है ना। इन्होंने 1887 में ये लॉ दिया था। ठीक है बच्चों, ये लॉ होता क्या है ना। ये लॉ आपको एक्यूरेट याद कर लेना है बच्चों। ये लॉ है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना, द पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ऑफ एनी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, किसका भाई, कोई भी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो इक्वल होगा, है ना, सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, कांस्टेंट रखना इज इक्वल टू द, देखना यहां से इंपॉर्टेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इनटू उसी का मोल फ्रैक्शन, उसी का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसको लिखते हैं अपन, इसको क्या करते हैं वर्ड में अब लिखते हैं। देखो, मैंने बोला अगर मान लो आपको वेपर प्रेशर लिखना है ए का, तो इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर बोल सकते हो, है ना। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, बोल रहा है कि ए का वेपर प्रेशर लिखो जब प्योर फॉर्म में था, और हमने माना है कि ए जब प्योर फॉर्म में था तो पी नोट ए लिखा जाता है, इनटू मोल फ्रैक्शन इसी का ए का, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बस यही था भाई, यही होता है रॉल्स लॉ। समझ में आया क्या? सर बी का भी निकाल के बता दो। देखो बच्चा, बी का भी सेम है। बी का अगर वेपर प्रेशर होता, अगर वैसे इस केस में तो बी का नहीं होने वाला क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, बट अगर बी अगर उड़ता, तो अगर बी का पार्शियल वेपर प्रेशर लिखना होता, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म, जब बी अकेला रहेगा तब, ये पीबी क्या है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ए की वजह से, इसमें सॉल्यूशन बी की वजह से, वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो बचा पार्टी, यही आपको फॉर्मूला याद रखना है रॉल्स लॉ में, यही रॉल्स लॉ होता है। ठीक है, तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, ये रॉल्स लॉ समझ में आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले, अभी पिछले टॉपिक में क्या पढ़े बच्चा यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। अब हम लोग देखने वाले हैं वोलेटाइल सॉल्यूट, किसका बच्चों, वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, किसका ऐड कर रहे हो, वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। ठीक है,
सेम चीज चलो डायग्राम बना के समझते हैं अपन। मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बच्चा पहले से ए भरा हुआ है। पहले से क्या भरा हुआ है बच्चा? ए भरा हुआ था। ए ए ए ए ए ए ए। अब इसमें आप बी ऐड कर रहे हो, वोलेटाइल है, क्या है? वोलेटाइल सॉल्यूट बी ऐड कर रहे हो। अब बच्चा पार्टी जब बी ऐड करोगे, बी बोलेगा चलो हटो निकलो यहाँ से, हमको सॉल्यूशन बनाना है, तो यानी कि बी हमको यहाँ भी आने दो, यहाँ भी आने दो बी, बी यहाँ भी आ जाएगा। तो बच्चा पार्टी अब सरफेस पे बी भी आ गया, बी भी आ गया। अब बी तो उड़ सकता है ना भाई, ए भी उड़ सकता था, बी भी उड़ सकता है। तो ऊपर आपको ए का भी मॉलिक्यूल दिखेगा और बी का भी मॉलिक्यूल दिखेगा, ए का भी दिखेगा और बी का भी दिखेगा। अच्छा, अगर प्योर फॉर्म में अगर बात करें ए का, पहले ए ही था ना भाई प्योर फॉर्म में, तो अगर बात करें प्योर सॉल्वेंट जो कि क्या था? ए था, तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट ए है। इसका जो वेपर प्रेशर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पी नोट ए लिखते हैं, समझ में आ रहा? और अगर वोलेटाइल सॉल्यूट अगर प्योर होता तो क्या लिखते हैं? पी नोट बी लिखते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब हमको यहाँ बात करना है वेपर प्रेशर के बारे में। तो यहाँ प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है? प्रेशर टोटल लिखेंगे ना बच्चा, क्योंकि प्रेशर अब टोटल लिखेंगे, क्योंकि टोटल में वहां पे केवल एक की वजह से हो रहा था, अब एक की वजह से भी प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ए भी नीचे प्रेशर लगा रहा है और बी भी नीचे प्रेशर लगा रहा है, यानी वेपर प्रेशर भी टोटल हो जाएगा कि वेपर प्रेशर इजेक्टेड बाय द ए और वेपर प्रेशर इजेक्टेड बाय द बी। अभी सर ने जस्ट सिखाया हमको कि वेपर प्रेशर लिखा कैसे जाता है बच्चों, मैंने बताया ना अभी आपको कि पी ए बराबर क्या था, यहाँ लिख लो, पी टोटल को पी टी लिख लो। पी ए बराबर बताया पी नोट ए इंटू जाई ए प्लस पीबी की लिख सकते हो पी नोट बी इंटू जाई बी इंटू जाई बी। अब क्या करो बच्चा, यहाँ पे जाई ए को चेंज करके लिखेंगे, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू जाई ए। पता है था कॉन्सेप्ट आपको? कौन सा कॉन्सेप्ट सर? जाई ए प्लस जाई बी ओवरऑल मोरफेक्शन वन होता है, तो जाई ए बराबर आ जाएगा वन माइनस जाई बी। इसी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पी नोट ए इंटू पी जाइए की जगह क्या लिखेंगे? वन माइनस जाई बी प्लस यहाँ पे क्या है? पी नोट बी, अब मैथ है भाई, इंटू जाई बी। यहाँ क्या हो जाएगा? पी टोटल इज इक्वल टू, देखो पी नोट ए को मल्टीप्लाई कर दो वन से तो क्या हो जाएगा? पी नोट ए ही आने वाला है। अब पी नोट ए को जाई बी से करोगे तो माइनस पी नोट ए जाई बी आने वाला है। अरे प्लस में है पी नोट बी जाई बी आने वाला है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ, जाई बी कॉमन हो जाएगा क्या? जाई बी यहाँ पे भी है, जाई बी इसमें भी है, तो क्या करो कि अब मैं अपना फोटो हटा देता हूँ बच्चों एक बार, है ना, फिर आप लोग दिखाओ, ठीक है? तो पी टोटल बराबर हो जाएगा, पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा? पी नोट ए को पी नोट ए ही रहने दो, है ना। अब ये माइनस वाले टर्म को इधर कर देते हैं, प्लस वाले को इधर लिख लो, यानी क्या लिख सकते हो? प्लस, तो प्लस वाले पहले लिखना है, यानी कि जाई, या जाई भी तो कॉमन लिए तो पी भी पी नोट भी लिखोगे, जाई भी तो कॉमन ले लिए हो आप, क्या हो जाएगा? पी नोट बी, अब पी नोट ए माइनस वाले को बाद में कर दे रहा हूं मैं, है ना, तो इसलिए प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में, माइनस पी नोट ए इंटू क्या? जाई बी। दिस इज योर द इक्वेशन, यही आपका फॉर्मूला है बच्चा। जब आप वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो ना, तो पार्शियल प्रेशर टोटल क्या होगा? वो होगा पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू जाई बी, इंटू जाई बी, ए होने वाला है बच्चा। समझ में आया बच्चों आपको? बोलो जी बच्चे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे केस देखेंगे बच्चा, अगले केस में कि अगर हमारे पास सॉल्यूट जो है ज्यादा वोलेटाइल है, क्या बोल रहा हूँ, अब मेरे पास जो सॉल्यूट है वो ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है, सॉल्यूट जो है ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है, तो लिखो केस नंबर वन, यहाँ केस केस वन बना लो।
और इधर हम लोग देखेंगे केस 2 इस साइड में। केस 1 में हो सकता है बच्चा कि इफ सॉल्यूट बी इज, इफ सॉल्यूट बी इज more volatile than A, is more volatile than A, than A। और इधर हम लोग देखेंगे बच्चा केस 2, केस 2 इसमें लिखेंगे इफ सॉल्यूट बी इज, इफ सॉल्यूट बी इज लेस volatile than A। समझ में आ गया? देने अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या बच्चा, कि P टोटल होता है P नोट A प्लस P नोट B माइनस P नोट A इंटू जाई बी। यही बताया था बच्चों, यही बताया था ना। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, बी जो है ज्यादा वोलेटाइल, बी क्या है यहाँ बच्चों, ज्यादा। अगर बी ज्यादा वोलेटाइल तो बी ज्यादा उड़ेगा, बी ज्यादा उड़ेगा तो वेपर प्रेशर बी का ज्यादा होगा, यानी पी नोट बी। यानी कि हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि पी नोट बी जो है ज्यादा है किससे, पी नोट ए से। समझ में आ गया? अब पी नोट बी अगर ज्यादा है, ज्यादा में से कम करोगे प्लस वैल्यू होने वाला है, यानी यानी कि पी नोट बी माइनस पी नोट ए क्या वैल्यू आने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है। अब पॉजिटिव को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे भी पॉजिटिव ही आने वाला है। यानी देखो पी टोटल जो है इक्वल टू हो रहा है जब पी नोट ए में आप कुछ चीज ऐड कर रहे हो, आप कोई चीज ऐड कर रहे हो, यानी पी टोटल बड़ा है ना भाई। जैसे मान लो मैं 1000 हूं, अब तुम 1000 तब बनोगे जब तुम 200 रुपया और अपने पास ऐड करोगे। मतलब तुम मेरे से कम थे, तब ना तुम्हें ऐड करने की जरूरत है मेरे बराबर होने का। समझ में आया? यानी कि हम ये समझ गए यहाँ से कि पी नोट ए जो है अभी छोटा है, अभी उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तब जाके बराबर हो रहा हो। मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं कि पी टोटल इज ग्रेटर देन द पी नोट ए। यही चीज सिखाना था बच्चा, मुझे यही चीज सिखाना था कि अगर हम वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं और ज्यादा अगर वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तब जाके जो स्टार्टिंग में जो सॉल्वेंट था ना प्योर फॉर्म, उससे ज्यादा जाके वेपर प्रेशर मिलेगा। जैसे मान लो पानी, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, अब उसमें कुछ ही सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। अब सॉल्यूट तुम ऐसा ऐड करो जो वोलेटाइल हो और पानी से भी ज्यादा वोलेटाइल हो, तब जाके जो ओवरऑल वोलेटाइल देखोगे ना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो बढ़ जाएगा। समझ में आया आपको? सेम के सीधा चला बाबू, अगर अगर मेरा सॉल्यूट बी जो है लेस वोलेटाइल है, अगर लेस वोलेटाइल तो पी नोट ए ज्यादा रहेगा, पी नोट ए ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि बी लेस वोलेटाइल है, पी नोट ए ज्यादा है, पी नोट बी कम है। बच्चा अगर पी नोट बी कम है, अगर पी नोट बी कम है, इक्वेशन जो है यार देखो आप अगर डालोगे, इक्वेशन क्या था, पी टोटल बराबर पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू जाई बी। अब देखो पी नोट ए क्या है, बड़ा है। अब बचा पाटी ए छोटा है ए बड़ा है। अब कोई छोटा नंबर से कोई बड़ा चीज घटाओगे तो क्या आने वाला है, निगेटिव वैल्यू आने वाला है। यानी पी नोट बी माइनस पी नोट ए क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। अब इस निगेटिव वैल्यू को किसी से मल्टीप्लाई करोगे, जाइबी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। यानी देखो पी टोटल बराबर हो रहा है पी नोट ए का जब पी नोट ए से कुछ माइनस किया जा रहा। मतलब मैं तो 1000 ही हूं, लेकिन तुम अब मेरे बराबर तब होगे जब तुम 200 रुपया खर्चा करके आओगे मेरे पास। यानी तुम ऑलरेडी 1200 हो गए, मेरे से ज्यादा हो गया ना भाई। तभी तुमको माइनस करके मेरे बराबर होना पड़ रहा, माइनस करोगे तब मेरे बराबर हो गया, यानी तुम ज्यादा बड़ा हो। यानी अब क्या हो गया कि पी टोटल जो है लेस देन हो गया इससे, पी नोटे से। जो वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला था वही चीज हो गया, केस पी टोटल पी नोटे से। यही क्या हम लोग केस पढ़े थे क्या यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले में, कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला होगा तो भी क्या था कि स्टार्टिंग जो सॉल्वेंट का था ना वेपर प्रेशर वही ज्यादा था, बाद वाला कम था।
वही चीज अभी भी हो रहा है। आप भले वोलेटाइल ऐड किए हो, लेकिन जो वोलेटाइल ऐड किए हो ना बच्चा, वो कैसा है, लेस वोलेटाइल है। तो लेस वोलेटाइल अगर ऐड कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अपना पी टोटल कम ही रहेगा। समझ में आया क्या बच्चों आपको, है ना। चलिए, यही था बच्चों अपन का, है ना, इसमें रॉल्स लॉ के बारे में बच्चों, है ना। किसके बारे में था बच्चों, ये रॉल्स लॉ के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, इसका कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्या करने वाले हैं बच्चे, इस पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर, लिखो। क्वेश्चन आपका ए रहा स्क्रीन पे, है ना। टू प्योर वाटर हैविंग वेपर प्रेशर असेंस, पढ़ो इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्राई करो जरा। हाँ जी, देखो क्या क्या गिवन दिया है जी। प्योर वाटर हैविंग वेपर प्रेशर दिया हुआ है कितना, पी 800। प्योर वाटर है तो गिवन क्या हो जाएगा, पी नोट है ना भाई, ये प्योर वाटर यानी क्या है, पी नोट वाटर का कितना दिया है, 800 छोड़ दिया हुआ है। 1 मोल ग्लूकोज इज एडेड, यानी 1 मोल ग्लूकोज ऐड किया जा रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, इसको मतलब नहीं दिया जा रहा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी, मैंने सॉल्यूशन का, यानी कि अब ग्लूकोज ऐड किया जा रहा है, ग्लूकोज क्या है, नॉन वोलेटाइल है, इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन में अब जो वेपर प्रेशर होगा क्या होगा, पीए होगा, यानी पी यहाँ आपका वाटर था, अब पी ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, 700 और, है ना। इसको ऐसे पी नोट ए भी लिख सकते थे, ऊपर और नीचे वाले में पीए लिख सकते थे, इसको क्या है, पी नोट ए, और ये क्या है आपका पीए, समझ में आ रहा। कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो सिंपल सा फंडा लगाना है आपको। पीए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या पढ़े हो, पी नोट ए इंटू जाई ए, इंटू जाई ए। पीए कितना दिया हुआ है भाई साहब, 700, पी नोट ए कितना है, 800, इंटू जाई ए मैंने, ए मतलब क्या, वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चा पार्टी, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया खलास, तो लिख सकते हो 7 इज इक्वल टू है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चा, ये 1 दिया हुआ है, तो वो ए क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, है ना। ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दो भाई इसमें, 7 इज इक्वल टू 8 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर माइनस, ये क्या हो जाएगा, 7 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू एन नंबर ऑफ मोल ऑफ, ये आने वाला है। यानी अगर देखोगे आप, 8 n वाटर से 7 n वाटर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या निकलना था, कैलकुलेट मोल ऑफ वाटर को निकलना था बच्चों, निकल गया 7, अपना आंसर आ गया। समझ में आया, बताइए बच्चों, बताइए कोई डाउट है। देखो बच्चे, अगर आपको डाउट होता है तब कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करो, मैं पर्सनली कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आपको दिख नहीं रहा है क्या, चलिए लिखिए, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछ रहे हो आप, ये कैसे हुआ, अरे भाई साहब 7 इज इक्वल टू, इधर क्या है, 8 को नंबर ऑफ एन से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, 8 ऊपर में है ना, 8 इंटू एन वाटर, ठीक है, 8 इंटू एन वाटर, ठीक है। अब एन वाटर इधर है, 7 एन वाटर को मल्टीप्लाई करोगे, 7 n वाटर है, +1 है ना, वही आने वाला है, ठीक है। तो एन वाटर कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, है ना बच्चे, चलिए।
है ना। एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक लॉ पढ़ लो, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है, समझ में आ रहा। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बच्चा याद रखना, ये ओनली गैसियस मॉलिक्यूल पे, किस पे काम आएगा, ओनली और ओनली गैसियस मॉलिक्यूल पे काम आता है, ठीक है। क्या होता है सर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो बच्चा पाठ्य ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। देखो, ए जो है आपके पास एक कंटेनर है। अब ए जी इसमें मिला हुआ है जो कि गैसीय स्टेट में है, क्योंकि गैसीय पे काम आता है। बी भी है क्या, गैसीयस मोल में। अब ए की वजह से जो प्रेशर लगेगा उसको लिख लो पी नोट। बी की वजह से जो प्रेशर होता है उसको प्योर फॉर्म में है तो पी लिख लो पी नोट बी। तो डाल्टन से बताते हैं पी ए इज इक्वल टू, वहां पे क्या था रॉड्स लो, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू जाइए। यहाँ पे रहेगा पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए नहीं रहेगा, पी टोटल रहेगा। समझ में आया क्या, क्योंकि गैस है ना, मिक्स होके होने वाला है। तो पी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब मोल फ्रैक्शन को जाइए लिखते हैं तो कॉमन सेम सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वाई ए लिखा जाता है। मोल फ्रैक्शन किससे लिखा जाता है यहाँ पे, वाई ए से। सेम उसी तरह से बच्चा हम अगर बात करेंगे पी बी के बराबर, ये हो जाएगा पी टोटल इंटू वाई बी। वाई बी क्या है बच्चा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। तो इतना याद रखना कि अगर गैसियस कंटेनर में बात हो, गैसियस सॉल्यूशन के बारे में बात होगा, तो पी ए बराबर होता है पी नोट पी टोटल इंटू वाई ए। पी बी बराबर होता है पी टोटल इंटू वाई बी। वाई बी क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया। चलिए, अब इसको यूज करते हुए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन इसको सॉल्व कीजिए। एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग टू लिक्विड है, पी नोट ए दिया है 500 टोर, पी नोट भी दिया है 200 टोर, आर प्रेजेंट इन द 1:2 रेशियो। ठीक है, 1:2 रेशियो प्रेजेंट। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन वेपर। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, वेपर फेज में पूछ रहा। मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है लेकिन किसमें पूछ रहा है, वेपर फेज में पूछ रहा। दिया किसमें, लिक्विड वाला दिया हुआ है, दिया लिक्विड में, तो कंपेयर करेंगे बच्चा रॉड्स लो और डाल्टन्स लो को। रॉड्स लो क्या बोलते हैं, पी ए बराबर पी नोट ए इंटू जाइए, पी नोट ए इंटू जाइए, है ना। ठीक है, और पी ए बराबर डाल्टन्स लो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि पी टोटल जो होगा इंटू, इंटू को मैं क्या करता हूँ डॉट करके लिखता हूँ, इंटू वाई, यही था। सेम इस तरह से अगर देखोगे पी बी बराबर, अगर रॉड्स लो के अनुसार पी नोट बी इंटू जाई बी, अरे इक्वल है वेपर फेज के बराबर, यानी कि पी टोटल इंटू वाई बी। अब क्या करो बच्चा पार्टी, इनका रेशियो निकाल लो, इनका क्या करो, अब रेशियो निकाल लो, क्योंकि रेशियो ही दिया है ना, रेशियो दिया है ना भाई यहाँ पे 1:2। जब रेशियो निकालोगे तो क्या होने वाला है, पी टोटल से पी टोटल तो क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगा। अब यहाँ पी नोट कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, पी नोट भी कितना दिया है, 200 दिया हुआ है। तो यहाँ कर दो पी ए अपॉन पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट की जगह लिखोगे 500, पी नोट बी की जगह लिखोगे 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब दिया हुआ है रेशियो ना 1:2। मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ए का 1 मोल है और बी का 2 मोल है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो ए का मोल अपॉन टोटल मोल 2 1 3, और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो बी का मोल यानी 2 बटे टोटल मोल कितना 3। रख दो यहाँ वैल्यू। तो जाइए की जगह क्या लिखेंगे 1/3, अपॉन में जाइए की क्या लिखेंगे 2/3, 3 3 गया, 0 से 0 गया। समझ में आ रहा, इधर वाई ए बटे वाई बी आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई ए अपॉन वाई बी। तो हमारा मिल गया वाई ए अपॉन वाई बी बराबर, ऊपर में क्या बच गया 5, नीचे में क्या मिल गया 2 2 जा 5/4 मिला है, अभी रेशियो मिला है
5/4। तो वाई है मोल फ्रैक्शन। अभी मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना है भाई साहब, समझ में आ रहा? तो यहाँ पे देखो वाई ए की जगह लिख दो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बटे वाई बी की जगह लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बटे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चे आगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। अब इक्वल टू कितना है 5/4 इज इक्वल टू कितना है 5/4 है। भाई साहब नीचे वाला चला जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना आ गया 5/4। तुमसे यही तो पूछा था यार, ये आंसर हो गया। तुम्हें आया बच्चों, ये क्या हो गया आपका आंसर। कोई डाउट है क्या बच्चे, बताइए। नहीं है, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चे आप लोग, है ना। मन लगा के पढ़ते रहो जी, है ना। तरक्की तभी आएगी जिससे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना जी। तो डेली डेली पढ़ने से ही, है ना, आपका नॉलेज बिल्ड होगा और आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। समझ में आया? चलिए अब टॉपिक आगे बढ़ते हैं, है ना। तो याद रखना कि पढ़ाई ऐसी कुंजी होती है ना बच्चा, तब से कोई नहीं लूटने वाला है। ठीक है, आपके पास सब कुछ चला जाएगा, धन दौलत, ठीक है, दोस्ती यारी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब लोग जा सकते हैं, आपका नॉलेज कहीं नहीं जाने वाला है। नॉलेज अगर आपके पास है, स्किल है आपके पास, तो आप कुछ नहीं होने वाला आपको, समझ में आ रहा। दुनिया पे राज करने वाले हो आप फिर। तो बस लग जाओ स्किल डेवलप करने में, है ना, पढ़ाई लिखाई करने में। पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलप भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए बच्चे अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। और बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ अपन बढ़ते हैं। बच्चा एक टाइप होता है सॉल्यूशन का। आइडियल सॉल्यूशन आइडियल है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो फॉलो नहीं करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉलो करना मतलब क्या हुआ, रीजन क्या क्या इसमें, कंटेंट क्या क्या रहता है ना, क्या इसमें होने वाला है। चलिए देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो डेफिनेशन तो साफ लिखना है, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन कुछ क्या करे फॉलो, क्या बताया मैंने। हाँ बच्चा ये डेफिनेशन ही है, फॉलो और ऑल्सो, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। अब भाई लोग इसमें क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन में, कि आपने एक कंटेनर में जो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल क्या वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था ना बी, और पहले से क्या था ए था। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पहले से ए था, बी आ गया तो ए बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। फॉलो करने का मतलब ये रहा बच्चा, है ना, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले था ना ए और ए का, वो अभी भी है ए और बी के। यानी कि भाई साहब दो हैं भाई बहन, ठीक है, भाई बहन। अब क्या हुआ, भाई का जो बहन के साथ जो बॉन्डिंग था ना, अब भाई का हो गया शादी, आ गई भाभी, कौन आ गई भाभी। तो भाई का जो बहन के साथ बॉन्डिंग था, उतना ही बॉन्डिंग अभी भाई का भाभी के साथ, यानी कि वाइफ हस्बैंड का रहेगा। यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना बहन का इस भाई के साथ बॉन्डिंग था, उस बहन का बॉन्डिंग भाभी के प्रति भी उतना ही अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा, यानी कि भाई साहब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। समझ में आ रहा, तो किसी के आ जाने की वजह से अगर फर्क नहीं पड़ रहा है ना,
आइडियल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आइडियल। तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। क्या हो गया बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगा सर, जीरो रहने वाला है, जीरो। वॉल्यूम में चेंज होगा क्या, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होने वाला है, जीरो, जीरो। एंट्रोपी डेल्टा एस मिक्सिंग, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो ना जी ये सब चीजें, क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चा लोग यही इसका क्या है, कंडीशन है। इस कंडीशन को आप लोग याद रख करके रख लेना। तो मेरा डेल्टा एच जीरो, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा एस है ना पॉजिटिव। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जो रॉड्स को फॉलो करेगा। अरे बॉन्ड आप लोग याद कर लेना, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रख लेना। अब सर जी इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो बच्चा सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ट्रिक याद कर लो। सेम ग्रुप वाले अगर रहेंगे ना तो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल में अगर मैं फर्स्ट बात करूं, अल्कोहल का ले लो, अल्कोहल में ले लो जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, ये दोनों क्या रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि OH ग्रुप सेम है ना। अगर मैं बात करूं क्या, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, और मैं बात करूं ब्रोमोमीथेन, अरे भाई क्लोरो और ब्रोमो बस चेंज हो रहा, सेमी ग्रुप के है ना, समझ में आ रहा है क्या, ये चीज होने वाला है। अगर मैं बात करूं बेंजीन और बात करूं मैं टोल्यूइन, तो क्या हो जाएगा, वो भी एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि बेंजीन लिंक पे ही तो टोल्यूइन CH3 लगा है, एक में H लगा एक में CH3 लग गया। तो बच्चा ये सब एग्जाम्पल होता है किसका, जितना भी ये सब ग्रुप होगा सेम फंक्शनल ग्रुप पहले ध्यान देना, सेम फंक्शनल ग्रुप इस पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा पार्टी, वो होता है आपका आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल क्या होता है बच्चा, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो ना करे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन, और दो सॉल्यूशन, और दो सॉल्यूशन, है ना, आर दो सॉल्यूशन, है ना, कुछ डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ फॉलो ना करें। मतलब बच्चा पार्टी यहाँ जो कंटेनर था पहले से ए था, अब बी भी आ गया, ए के साथ बी भी आ गया, क्या आ गया, बी आ गया। तो अब जो बॉन्डिंग बनेगा ए बी का वो इक्वल नहीं होने वाला, यानी ए का जो बॉन्डिंग था नॉट इक्वल टू ए बी का। यानी कि समझो वही चीज एग्जाम्पल समझो कि भाई और बहन है, तो भाई और बहन के बीच में जो बॉन्डिंग था भाभी के आ जाने से, अब बहन का जो बॉन्डिंग भाई के साथ है ना, उस बहन का बॉन्डिंग भाभी के साथ वैसा नहीं है। या तो अच्छा बॉन्डिंग हो सकता है या तो खराब बॉन्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ दो केस बनने वाला है, यहाँ पे दो केस बनने वाला है, यहाँ समझ में आ रहा। मान लो दो बहनें हैं आपस में, बहुत अच्छा दोस्ती होगा, ए और ए मान लो बहन है, आपस में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होगा। अब एक का कॉलेज गई, कॉलेज में दोस्ती हो गया उसकी एक तीसरी पर्सन से दोस्ती हो गया। अब थर्ड पर्सन जो आया, तो अब ऐसा हो सकता है कि जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग था, जरूरी है भाई उन दोनों के बीच में उतना ही बड़ा अच्छा बॉन्डिंग हो, नहीं है जरूरी, है ना। तो अगर बॉन्डिंग अलग अलग हो गया ना तो ये क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में बचा है दो केस हो सकता है यहाँ पे। एक केस ऐसा हो सकता है, डिवाइड कर लो, एक केस ऐसा हो सकता है कि ए और ए का बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगा, इससे बाद वाले से। अब खुद सोचो अच्छा चीज है कि नहीं है, मतलब जो पहले से है ऑलरेडी, दो दो
दोस्त है, आपस में पहले से जो बॉन्डिंग था, या तीसरे के आ जाने से अगर बॉन्डिंग कमजोर पड़ गया ये खराब चीज हुआ ना भाई। अब भाई तुम सालों से रह रहे हो साथ में, तुम्हारा बॉन्डिंग है, तीसरा पर्सन अभी आया है और तुम्हारे उसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन बना लिए, यानी ए छोड़ के भाग गया, बी के साथ एक स्ट्रांग बन गया, तो वो खराब चीज है ना। यानी ए और ए का अगर बॉन्ड लेंथ पहले जैसा ही स्ट्रांग है अभी भी, यानी अच्छा चीज है, यानी इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। एक ऐसा शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। और सेकेंड केस बच्चा पार्टी, है ना, ऐसे कर लो इसको, एक केस पढ़ लिया अपन यहाँ पे। सेकेंड केस हो जाएगा कि ए और ए का अगर बॉन्डिंग वीक पड़ गया, नया क्या जाने की वजह से, ये खराब चीज हो गया भाई। अभी जस्ट आया था उसके साथ बॉन्डिंग ज्यादा हो गया, तो खराब चीज हुआ, यानी निगेटिव, क्या इसको बोलेंगे, निगेटिव डेविएशन, तो बोला जाएगा निगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे क्या होता है सर, डेल्टा एच मिक्सिंग, अब तबाही मच गया, आग लग जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा एस मिक्सिंग, वहां पॉजिटिव था, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चा इसका ग्राफ कैसे बनता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात कर ले बच्चा, एग्जाम्पल की बात कर ले, एग्जाम्पल कोई भी हो जाएगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट, अभी ना भाई बॉन्डिंग अलग अलग हो गया। जैसे कि मान लो अगर मैं दे दिया इथेन, ये क्या है, अल्केन का कैटेगरी का है, और साथ में दे दिया मान लो इथेनॉल, इसमें क्या अल्कोहल आ गया। ये आपका है हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन में कौन सा अल्केन है, क्या है, अल्केन है, और ये क्या है आपका अल्कोहल है। कोई रिश्ता है क्या इनके बीच में, नहीं है। समझ में आ रहा है। अगर ईथर दे दिया और इधर दे दिया कोई एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, वो एक एसिड या कीटोन दे दिया इधर, कोई रिश्ता है क्या इनके बीच में, नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये सब एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा ये सब एग्जाम्पल, ईथर कीटोन क्या है बस में, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, है ना, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने पढ़ते हैं ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले बच्चे देखिए, ऐसे ग्राफ बनाएंगे अपन, दोनों साइड से ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, इधर क्या ले लिया हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ले लिया अगर जीरो, तो इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होने वाला है, वन होने वाला है। तो अगर ओवरऑल मोल फ्रैक्शन वन होने वाला, तो ए और बी है मेरे पास, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा इधर वन, क्योंकि वो जीरो है तो वन हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा इधर जीरो, यानी हम बी के लिए इधर से बढ़ेंगे और ए के लिए उधर से आएंगे। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ। तो अब जैसे जैसे, है ना, अब देखो, अगर इसका ग्राफ बता, या आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या था, ए और ए का, है ना, इसमें तो इक्वल होता था ना भाई, ए और बी से। ठीक है, अच्छा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होता है भाई, अब ग्राफ कैसा बनेगा कैसे पता चलेगा, इक्वेशन से। तो पी ए बराबर होता है पी नोट ए इंटू जाइए, अगर देखोगे यहाँ अगर, तो y इज इक्वल टू ए हो गया, पी नोट एम हो जाएगा, जाइए हो जाएगा x प्लस सी, कुछ नहीं तो जीरो मान लो। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसका ग्राफ होता है बच्चा, ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, किसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, ए का स्ट्रेट लाइन। अब ए यहाँ पे है जीरो, अब जैसे जैसे इसका, अब क्या लिया हूँ, वाई एक्सिस पे, है ना, पी है, यानी वेपर प्रेशर। तो हमारा इधर मोल फ्रैक्शन था, इधर क्या था, मोल फ्रैक्शन था, एक्स में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था। तो जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसे स्ट्रेट लाइन ऐसे आपको ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा, ये ग्राफ किसका हो गया बच्चा, पी ए बराबर
पी नोट ए इंटू जाई ए का। सेम इस तरह से बच्चा बी का आकार होगा ना, तो पी बी बराबर हो जाता है पी नोट बी इंटू जाई बी। ये भी दिख रहा होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी का। तब इधर से बढ़ेंगे क्योंकि वहां जीरो है, तो बी जो है सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर कम रहेगा। तो अभी वेपर प्रेशर मान लो इसका यहाँ तक पहुंचा है, तो उसका मान लो बी का यहाँ तक पहुंचेगा। यहाँ से ऐसे क्या करो आप, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके आप ड्रॉ कर लो, समझ में आ रहा है, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर। ठीक है बच्चा पार्ट, पता नहीं है दो दो तीन दिन की लाइन क्यों जा रही है ना। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिए होगे आप लोग। ये सिंगल लाइन ड्रॉ करना है आपको, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से आपको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक किसका ग्राफ बनेगा बच्चा, ये बनेगा पीबी का। तो पीबी बन गया, बन गया। अब इन दोनों को जो मिलाने वाले रहेंगे ना, इन दोनों को ऐसे मिलाने वाले, इसको बोलते हैं पी टोटल। क्या बोलते हैं, पी टोटल। क्या हो गया, पी ए बराबर पी ए प्लस पीबी। ये ग्राफ बनता है बच्चा। ये बन गया आपका पी ए बराबर, ये क्या भाई, ये किसका ग्राफ बना, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बना आपका पीए का, ये स्ट्रेट लाइन बना पीए का, इधर बना पीबी का, और ये क्या बन गया टोटल का, एक क्या बन गया आपका टोटल का। ठीक है, यहाँ ग्राफ ऐसे बनता है बच्चा, इधर भी क्या है वेपर प्रेशर। तो ग्राफ ऐसे नॉर्मली बनाते हैं बच्चा। अब देखते हैं ग्राफ किसका, नॉन आइडियल का। ग्राफ किसका देखेंगे बच्चा। अब नॉन आइडियल में दो केस था। पहला केस रहेगा बच्चा पॉजिटिव डेविएशन, यानी पॉजिटिव डेविएशन अगर देखोगे, पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, ए और ए का ज्यादा होता था, किससे, ए और बी से, ए और बी से, ए और बी से। ठीक है, अगर अभी भी ग्राफ देखोगे आप, ठीक है, तो ए का बनना चाहिए था कैसे, अभी जस्ट बताया था ना, ए का बनना चाहिए था कैसे, स्ट्रेट लाइन। और बी का कैसे बनना चाहिए था, उसका भी बनना चाहिए था कैसे, स्ट्रेट लाइन। टोटल कैसे बनना चाहिए था बच्चा, टोटल बनना चाहिए था ऐसे, बनना चाहिए था ऐसे। समझ में आ रहा है, टोटल बनना चाहिए था ऐसे। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ बच्चा, इसमें कोई चीज आप मिला दिए हो। स्टूडेंट क्या होता है, वही है पी ए बराबर क्या होता है, पी नोट ए इंटू जाई ए प्लस जीरो ले लो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कैसा बन गया ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बन गया, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ कि ये हर पॉइंट पे पॉजिटिव ही बढ़ गया। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, बढ़ जाना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, कि देखो ग्राफ तो शुरू हो रहा है यहीं से, लास्ट होगा यहाँ पे। अब हर पॉइंट में बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ होगा। अब ए वाला भी कैसे ग्राफ जाएगा, निगेटिव, ए भी पॉजिटिव डेविएशन है, बी वाले का ग्राफ ऐसे बनेगा। और टोटल वाले ग्राफ, ये भी बढ़ जाएगा ऐसे, ये बनेगा। यानी ये हो गया पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। ये है आपका पी ए का ग्राफ, ये है आपका पी बी का ग्राफ। समझ में आ रहा, ये जो येलो वाला है ना, ये मेन ग्राफ होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन का। यहाँ सेम चीज लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। इधर क्या रहेगा, ऊपर में वेपर प्रेशर, इधर भी ऊपर क्या रहेगा, वेपर प्रेशर। तो बच्चों ये रहा हमारा ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन, है ना, किसका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो बच्चों उम्मीद करता आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब करेंगे नेगेटिव डेविएशन ग्राफ बच्चों। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होता था, ए और ए का बॉन्ड लेंथ कम हो जाता था, किससे, ए और बी से। अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ अगर जाओगे तो सेम होने वाला है, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू जाइए प्लस जीरो ले लो, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बनना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, अगर निगेटिव हो जाएगा तो नीचे से ग्राफ जाएगा। यानी अगर मैं बताऊं ग्राफ कैसे बनाओगे आप, सेम कुछ करने वाले हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिया था मैंने, 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिया था 1। यहाँ जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 0। ऊपर क्या था, वेपर प्रेशर था, यहाँ भी ऊपर क्या है, वेपर प्रेशर है। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे होना चाहिए था ऐसे, ए का कैसे जाना चाहिए था बच्चा, स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था। अब बी का आना चाहिए था कैसे बच्चा पार्टी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आना चाहिए था, और पी टोटल ऐसे स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक जाना चाहिए था। लेकिन बच्चा ये नेगेटिव डेविएशन है, तो क्या हो जाएगा, नीचे साइड से देखो, शुरुआत तो यहीं से होगा और इसका लास्ट भी यहाँ से होगा, लेकिन हर जगह निगेटिव जाएगा तो नीचे से जाएगा, तो हर जगह क्या हो, इसका वेपर प्रेशर कम होता है, वह नीचे से जाएगा। ए ए बी वाला भी ऐसे नीचे से जाएगा, ऐसे समझ में आ रहा, पी टोटल भी ऐसे नीचे से जाएगा और यहाँ से जाके ऐसे मिला दिया। ये बन गया पी टोटल ग्राफ, ये बन गया पी ए का ग्राफ, ये बना दिए थे अपन पी बी के ग्राफ। समझ में आ रहा है क्या, ये नेगेटिव डेविएशन का बच्चे ग्राफ हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन का कंप्लीट। अब बच्चे हम लोग पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक आज का, जिसका नाम है एजियोट्रॉप्स। तो क्या होता है सर एजियोट्रॉप्स के बारे में, है ना। तो देखो, एजियोट्रॉप्स ऐसा समझो कि एक मेरे पास मिक्सचर है, मान लो ए, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, इसको एक और मिक्सचर से मिला दिए कोई दूसरा सोल्यूशन से, और उसका नाम था बी। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट था 80 डिग्री सेल्सियस। बचा पार्टी जब इसको मिला दिए तो एक नया टाइप का मिक्सचर बनेगा, नया बनेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ना तो 50 होगा ना 80 होगा, इसका अलग ही हो गया भाई, डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, ना 50 रहेगा ना 80 रहेगा, कुछ भी हो सकता है, अलग रहेगा। तो आप इसको सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर पाओगे, अगर 50 80 अगर ऐसा रहता, अगर सेम, इसका मान लो 120 हो गया। अब इस पूरे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट था ये 80, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 50 था, तो 50 पे उड़ता था, ये 80 पे उड़ता, लेकिन ये हो गया 120, 120 हो गया, मिलने के बाद क्या हो गया, 120 हो गया। समझ में आ रहा, यानी कि अब ये 50 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो इसमें जो ए वाला जो होगा ना, अब नहीं उड़ेगा ऊपर, क्योंकि ये नया चीज बन गया, और नया चीज बन गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो गया। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसको कांट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन गया। होता क्या है भाई, ये जो टॉपिक देखो, इट इज डिफाइंड एज द मिक्सचर टू लिक्विड व्हिच हैज अ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या बन गया बच्चा, कांस्टेंट कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड और वेपर फेज में कांस्टेंट कंपोजिशन रहेगा सारे टेम्परेचर पे। और एजियोट्रॉप जो होता है ना, ईच एजियोट्रॉप हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, हर इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चा, जैसे 120 बताया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब समझो, ये दो टाइप का होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग, एक मिनिमम बॉइलिंग। अगर हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो ओवरऑल नया बना ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर इसका जो कम वाला कौन है, 50 वाला है, ज्यादा वाला कौन है, 80 है, तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 से कम होता तो हो जाता, कम हो जाता मिनिमम बोलते हैं, अगर, और 80 से अगर ज्यादा होता उसको बोलते हैं मैक्सिमम। ये दो टाइप का होता है बच्चा, सिंपल सी लैंग्वेज में ही समझाऊं अगर मैं, कि कम वाले से भी अगर बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया तो उसको बोलेंगे मिनिमम, और ज्यादा वाले से अगर और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कंसेप्ट में, यहाँ लिखा हुआ है अलग अलग, जैसे टाइप्स होता है, दो टाइप का बच्चा, है ना, इसके कितने टाइप का होता है, दो टाइप्स का होता है बच्चों, है ना। फर्स्ट क्या है आपका मैक्सिमम, थर्ड नेक्स्ट क्या आने वाला है, मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि सम स्पेसिफिक कंपोजिशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन, याद रखना आप, है ना। ये क्या शो करेगा, लार्ज नेगेटिव डेविएशन। अब ऐसे रटो मत ना, नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या है। अब ये मैंने क्या बोला कि 50 था और 80 वाले को मिलाया मैंने, जो नया बना इसका 50 से भी कम है। अब सोचो कि भाई साहब पहले 50 था, 80 था, जब मिल गया तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया, यानी बॉन्ड और कम हो गया, जो बॉन्ड के बीच का जो फोर्स है ना और कम हो गया, तब ना 50 पे उड़ जा रहा है। सोचो, पहले 80 पे उड़ रहा था ये, पहले 80 पे उड़ रहा था, यानी जो बॉन्डिंग था ना 80 वाले का, जो बॉन्डिंग था, अब चेंज हो गया 50 हो गया, यानी कम हो गया। यानी बाद में जो आया बॉन्ड बनाया, वो अफेक्ट कर दिया, नॉट इक्वल टू जीरो।
जो पहले इसका जो बॉन्डिंग था आपस में, मान लो ए और ए का बीच बॉन्डिंग था, बी आ जाने की वजह से, इसको आ जाने की वजह से क्या हुआ, अभी अब फर्क पड़ गया, तो नॉट इक्वल टू ए बी। समझ में आ रहा? ए बी अब क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कम हो गया। तभी ना एक कम हो गया, तभी ना जल्दी उड़ पा रहा है। यानी नॉट इक्वल टू, यानी क्या हो गया, क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन। क्या होता है निगेटिव डेविएशन में, ऐसा होता था ना, यही चीज है भाई। इसका एग्जाम्पल याद कर लो, HNO3 कितना लेना है आपको, 68% लेना है। साथ में ले लो पानी, कितना परसेंट, 32%। क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोप बन जाएगा। और इसका बीपी देखा गया है, होता है 393.5 केल्विन। एक और एग्जाम्पल लेना है सर जी, तो ले लो। HCl ले लो आप, 20.24%, 24%। और पानी ले लो, बाकी पानी कितना हो जाएगा, माइनस कर लो, 79.76%। समझ में आ रहा? तो ये बन जाएगा एजिट्रॉप्स बन जाएगा, कौन सा, मैक्सिमम बन जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखा गया है बच्चा, 373 केल्विन होता है। कितना होता है, 373 केल्विन होता है। ठीक है, अब सेम इस अगर सेकंड पॉइंट बात करो, तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स मतलब, सॉरी सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम है ना, यानी 50 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 80 से भी ज्यादा। यानी कि मान लो 120 हो गया, 120 हो गया, तो भी तो वही है ना, पहले 80 था बॉइलिंग पॉइंट, अब 120 हो गया। यानी आने की वजह से, अब आने की वजह से, आने की वजह से, अब ये जो आया ना, जो बॉन्ड पहले था, अब बॉन्ड और स्ट्रांग बन गया है। यहाँ देखना ध्यान से, 120 हो गया, यानी कि अब आने की वजह से उससे ज्यादा रिश्ता बन गया मजबूत। बाद में जो आया ना, उससे रिश्ता मजबूत बन गया, तब ना तोड़ने में मुश्किल लग रहा, टफ लग रहा, तब ना 120 तक गया, मजबूत हो गया। यानी कि अब कौन सा डिविएशन हो गया, बताया था, अभी याद करो, एक तो पॉजिटिव डिविएशन, एक तो निगेटिव डिविएशन। अगर बाद में जो आया उसके साथ मजबूत बना लिए, तो यानी तब निगेटिव डिविएशन होता था। समझ में आता? लार्ज निगेटिव डिविएशन तब दिखाया आपने। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का होता है लार्ज नेगेटिव डेविएशन, तब दिखाया ना, बाद वाले जब मजबूत होता है, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अब इसका से उल्टा यहाँ रहने वाला है मिनिमम बॉइलिंग एजिटॉप में, कि अगर हम दो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को मिलाओगे, हाँ याद रखना, किसको मिलाने से बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि देख रहे हो ना, पानी है एक, दूसरा HNO3, एक HCl, एक पानी, दोनों अलग अलग ग्रुप का है। तो इसका क्या होता है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। सोचो कैसे, मिनिमम बॉइलिंग यानी 50 को मिलाए थे किससे, 80 से, तो जो नया बनेगा अब बन गया 30। क्या बन गया, 30। तो सोचो बच्चा, अभी क्या था, 50 था, क्या था, 50 था, बॉन्डिंग कुछ ना कुछ होगा इसके बीच में। अभी 80 वाला आया, 80 वाला आया तो इसको अफेक्ट कर दिया, यानी कि अभी भी नॉट इक्वल टू ए बी है, तभी तो तभी तो नॉन आइडियल है। लेकिन अभी क्या हुआ, और कम हो गया, बॉन्ड लें, अब बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या हुआ सर, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि बॉन्ड को और वीक कर दिया, बॉन्ड को वीक कर दिया। यानी कि बाद में आया वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, बाद में आने से स्ट्रॉन्ग नहीं बना, उससे आने से 80 वाले आने की वजह से बढ़ जाता ना, नहीं बढ़ा। यानी कि इसलिए क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। अगर मैं इसका बात करूं एग्जाम्पल को लेकर, तो लिख लो आप, इथेनॉल, इथेनॉल ले लो आप 95.5%, इसको मिला दो पानी के साथ, वाटर के साथ, कितना, 4.5%। यही मेडिसिन इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है बच्चा, है ना। तो यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखोगे ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये होता है 351.5 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा? तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजिटॉप। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हम आपका फोर्थ लेक्चर में लेकर आने वाले हैं बच्चों, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ने वाले हैं कि ऐसा प्रॉपर्टी जो डिपेंड करे ओनली नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, जो डिपेंड नहीं करे नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। और एक 4 टाइप को पढ़ेंगे बच्चा अपन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। तो आप बताओ, मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर पूरा लेक्चर पढ़े हो तो कि आपको कैसा लगा मेरा क्लास, है ना। अगर आपको अच्छा लगा बच्चा, तब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, डाउट हो तो जरूर पूछना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो बच्चा दोस्तों से, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।